लीगल आर्गूमेंट ये बनता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि इसके ऊपर एफईडी लग ही नहीं सकता कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि सर्विसेज और गुड्स पे होता है, ना प्रॉपर्टी सर्विस है ना प्रॉपर्टी गुड्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम टेक्निकली गुड्स नहीं कहते। नाजरीन, मैं हूं इंतखाब सूरी। आज हम एक ऐसे सेशन में मौजूद हैं जो कि बजट के ऊपर है और ये पोस्ट बजट वर्कशॉप के नाम से इस वक्त हम मौजूद हैं। आज आपको हम यहाँ पर मालूमात देंगे। आज जो इसके चीफ़ पैटर्न हैं वो आसिफ कसबाती साहब हैं। आसिफ कसबाती एक अच्छी नॉलेज रखते हैं और माशाल्लाह ये ट्रेनिंग्स वगैरह कराते भी रहते हैं। तो आज इन्होंने ख़ास तौर पे आसिफ कसबाती साहब ने हमें मदऊ किया था और आज हम चाहेंगे कि आप इस सेशन से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा इशू है बजट और हर एक की ज़रूरत है बजट। अब ये किसी ख़ास तबके तक महदूद नहीं है, बल्कि क्योंकि अब टैक्स लग गया है हर एक के ऊपर, कोई बच नहीं सकता। छोटी सी दुकान वाला हो, छोटे से कारोबार वाला हो या घर पे रहने वाला फ़र्द, हर एक और हर शख्स इससे मुतासिर होगा। और साथ साथ ये भी जानते हैं कि सैलरी पर्सन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तो एक उनके लिए भी बड़ी इंफॉर्मेशन है इसमें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन से मुस्तफ़ीज़ हों और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आसिफ साहब जो है वो न सिर्फ ये कि एक डीप नॉलेज रखते हैं, बल्कि उनका अंदाज़ डिलीवर भी अच्छा है और वो आपके साथ अच्छा कोऑर्डिनेट भी हर मरहले पे आपके लिए करेंगे। तो चलते हैं, आसिफ कसबाती साहब जो आज की वर्कशॉप करवा रहे हैं उसके बारे में आपको मालूमात देते हैं। और आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको इस तरह की मालूमात इंशाल्लाह मिलती रहा करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि आज हमारा ये प्रोग्राम, ये सेशन चल रहा है कि रीजनल प्लाजा के अंदर है। तो आसिफ कसबाती साहब का जिनके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था, मेंटोर भी है हमारे। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सेमिनार आप कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। चूँकि इस वक्त जो है वो बजट आया है और जब भी बजट आता है तो उस वक्त बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो हमने जब इवैल्यूएट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 300 तब्दीलियाँ कानून में की गई हैं, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में, सिंध सेल्स टैक्स में और पंजाब सेल्स टैक्स में और केपी के सेल्स टैक्स में। तो इन 6 लॉज में जो तब्दीलियाँ आई हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो सामीन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो माशाल्लाह वेरी लर्नेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं जो भी तब्दीलियाँ आई होती हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक मेजर डिफरेंस होता है नॉर्मली कि ये वर्कशॉप है। एक्चुअली जितने भी पाकिस्तान में या जनरली बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि हर थोड़ी देर के बाद, हर 5-10 मिनट के बाद लोग क्वेश्चन पूछते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसको एलेबरेट करके एक्सप्लेन करें, सिवाय इसके कि वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हो, कोई पर्टिकुलर मसला हो। जनरल मसले को हम एलेबरेटली एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको पता चले कि कहाँ टैक्स सेविंग है, कहाँ इसका एक्सपोजर बढ़ा है, कहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हुआ है, कहाँ आपकी बिज़नेस की डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं। ये हमारा इस वर्कशॉप का कोर ऑब्जेक्टिव होता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हों। कोई 2 नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि इम्पैक्ट तो बहुत नेगेटिव है इस वक्त ओवरऑल जो टैक्सेशन है जिस तरह भी है, और यही कहा जा रहा है कि बम गिरा दिए गए इसके। तो हम चाहेंगे कि कोई 2 पॉइंट्स ऐसे या 2 कोई कमेंट्स करें नेगेटिव, और कोई अगर पॉजिटिव्स के अंदर चीज़ है तो वो भी आप ज़रा सा बता दें। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा इक़दाम इस बजट में नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि एक तरफ से बम गिराया गया इन्फ्लेशन का, पब्लिक की तरफ जो पूरे साल गिरा, जो डॉलर की वैल्यू की शक्ल में और इन्फ्लेशन की शक्ल में गिरा, और दूसरा बम जो गिरा इससे कनेक्टेड वो बजट में तकरीबन जो है वो 40% जो है गवर्नमेंट ने रेवेन्यू में इजाफा किया। इसका मतलब है कि वो 40% मेरी और आपकी जेब से जाएगा। और अगर मैं इन्फ्लेशन फैक्टर और ये 40% का फैक्टर मिला दूं तो ये तकरीबन 60% बढ़ता है। अब ये 60% के चक्कर में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जिसको मैं कह लूँ, वो मिडिल लोअर क्लास तरफ की जाएगा। जो मिडिल लोअर क्लास है वो पुअर की तरफ जाएगा, और जो पुअर है वो पुअर की तरफ जाएगा। और बेचारा उनमें से कई लोग अल्लाह ना करे ऐसे हों जो ख़ुदकुशी की तरफ जाएं या डिप्रेशन की तरफ जाएं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो।
लेकिन इसके नतीजे में जो मैं एडवाइस करूँगा लोगों को कि लोग अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, जिसके दो हम मेजर ज़राए समझते हैं कि दो मेजर ज़राए में अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं जो सामीन हमारे हैं। एक तो ये कि वो टैक्स की नॉलेज हासिल करें, इसलिए कि आइंदा टैक्स कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर बढ़ते चले जाएंगे, तो उसके नतीजे में जो टैक्स के नतीजे में जो आप इनकम कमा सकते हैं टैक्स की नॉलेज के नतीजे में, वो बहुत बेहतर हो सकती है। दूसरा एरिया जो उमूमी तौर के ऊपर है वो मार्केटिंग का एरिया है, लेकिन मार्केटिंग में हम एक नेगेटिव पार्ट समझते हैं, अल्लाह ना करे वो उन मार्केटिंग के लोगों में हो कि मार्केटिंग में झूठ बोला जाता है, अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ की जाती है और दीगर प्रोडक्ट्स की जो है वो नफ़ी की जाती है। तो ये एक नेगेटिव पार्ट मार्केटिंग में होता है, वरना मार्केटिंग में भी ये तरक्की का ज़रिया होता है। बाकी रहा बजट की अच्छाइयाँ, तो इसमें एक दो अच्छाइयाँ हैं जो ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की तरफ हैं कि जो फाइलर हैं उनके ऊपर जो रेट्स हैं वो इस दफ़ा सिवाय सैलरीड पर्सन के किसी भी रेट में मुझे इजाफा डायरेक्टली नज़र नहीं आया। इनडायरेक्टली सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आया है, लेकिन इनकम टैक्स में फाइलर के लिहाज से कोई मेजर तब्दीली नहीं आई है। वही हमारी कोशिश थी आईकैप की टैक्स कमेटी मेंबर की हैसियत से, आईकैप के डायरेक्ट टैक्स की कमेटी की हैसियत से, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की कोर कमेटी की टैक्स की हैसियत से हमारी कोशिश थी कि जो एक्टिव फाइलर है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़े। इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट जो इस वक्त जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बजट बनाया है, इसमें नॉन फाइलर को बहुत ज़्यादा हिट करने की कोशिश की है। हमने और भी उनको जगह बताई थी, लेकिन वो उम्मीद है कि फाइनेंस एक्ट के ज़रिए आ सकती हैं। जो रिटेलर का मसले मसाइल हैं और दीगर हैं, तो मुमकिन है कुछ सरप्राइजेज़ आपको फाइनेंस एक्ट के ज़रिए देखने को मिले। नाज़रीन, इसके दो सेक्शन हमने इस तरह बनाए कि ये जैसे अभी आसिफ साहब बता रहे थे, तो हमने कुछ आम अफराद के लिए कुछ गुफ्तगू रखी है, ये इसका पहला पार्ट होगा। और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये सेशन असल में सुबह से शाम तक है, तो ज़ाहिर है कि आम आदमी इतना लंबा सेशन उस पर अटेंड नहीं कर सकता या देख नहीं सकता, तो हमने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके दूसरे और तीसरे पार्ट को हमने डाला है। तो जो लोग डीपली इसको देखना चाहें तो फिर अगली वीडियोज़ आप स्क्रीन पर आप जाकर देख सकते हैं। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, इसमें ये है कि एफबीआर ने एक न्यू एंट्री लाए हैं जिसमें 5% ऑन अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ रखी है कि मोड एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। अब जहाँ पे भी लफ्ज़ कानून में प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड होता है उसमें रूल्स दिए जाते हैं, और वो रूल्स हम फोर्सी कर रहे हैं कि जुलाई के बाद किसी वक्त ये रूल्स आ जाएंगे, और जब तक ये रूल नहीं आते तो प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होगा इसको अप्लाई करना, बिकॉज़ इसके अंदर पूरी तफसील होगी कि बेचने वाला लेगा, ख़रीदने वाला लेगा, क्या तरीक़ाकार इसका प्रैक्टिकली होगा, या प्रोविंशियल असम्बलीज़ इसको कलेक्ट करेंगी, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जिस तरह से बाकी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स या प्रोविंशियल इनकम टैक्स 236K और 236C कलेक्ट होता है, क्या ये मॉडलिटी होगी या क्या तरीक़ाकार होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट में कुछ एलेबोरेट भी इसको मज़ीद किया जा सकता है इस एंट्री को, और कलेक्शन मेकनिज़म भी कोई दिया जा सकता है, और मुमकिन है कि इसको सेल्स टैक्स मोड के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन इसके अंदर एक पेचीदगी जो है, वो पेचीदगी ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि सर्विसेज और गुड्स पे होता है, तो ना प्रॉपर्टी सर्विस है ना प्रॉपर्टी गुड्स है। प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम टेक्निकली गुड्स नहीं कहते, तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं कहते तो इस लिहाज से एक लीगल आर्गूमेंट ये बनता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि इसके ऊपर एफईडी लग ही नहीं सकता। तो एफबीआर शायद फाइनेंस एक्ट लाने से पहले इस सब्जेक्ट को इवेल्युएट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। 18th अमेंडमेंट के बाद जितनी भी सर्विसेज और गुड्स तो अभी भी फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन सर्विसेज जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 7E और CVT सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है कि आया उसके ऊपर CVT लगना चाहिए प्रॉपर्टी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और 7E लोकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए।
तो लग ये रहा है बज़ाहिर कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट बज़िद हुई कि नहीं ये तो हमें लेना ही लेना है, तो इम्कान ये है कि कोर्ट के दरवाज़े इस सिलसिले में खुलेंगे और 5% जो फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी इसमें डायरेक्टली नहीं दिया गया। लेकिन अंदाज़ा ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू इस सिलसिले में वो वाली होगी जो कि फेयर मार्केट वैल्यू इनकम टैक्स के लिए इस्तेमाल होती है, और वो क्लैरिफिकेशन या जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स आएंगे इसकी तफसील उसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आएगी। लेकिन इन एनी केस बॉटम लाइन हम फील कर रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट में 7E और CVT चैलेंज हुआ है, स्पेशली 7E चैलेंज हुआ है, और सिवाय सिंध का अगेंस्ट में डिसीजन है और बाकी डिसीजंस जो हैं वो फेवरेबल हैं टैक्स पेयर के, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये लॉ आया तो फेवरेबल डिसीजन हमारे सामीन के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट के लिए हम फील करते हैं। और इन द पास्ट जो प्रेडिक्शन हमने दी है कि कराची हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन 7E के बारे में अगेंस्ट में था, लेकिन हमने प्रेडिक्शन दे दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन हम फेवर देख रहे हैं और फेवर में आया। हमने प्रिडिक्ट किया कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का डिसीजन फेवर में आएगा, फेवर में आया। और इस वक्त 7E का डिसीजन का मैटर लार्जर बेंच की तरफ चला गया है। नॉर्मल DB यानी डिविजनल बेंच उसको हेयर नहीं कर पा रही, इसलिए कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मौजूद है। हम समझते हैं कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट इस FED एलिमेंट के ऊपर भी आएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरेशन के पास ये पावर मौजूद है कि नहीं, स्पेशली अदर देन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वो सोचें तो लगा सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में लगाने के लिए FED भी हो सकता है। इस्लामाबाद में लगाने के लिए किसी तरह से वो धक्का दे के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस में भी घुसाने की कोशिश करेंगे, हालांकि वहाँ जगह नहीं है। तो वो FED इस्लामाबाद की हद तक तो सोचा जा सकता है, लग सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन प्रोविंसेस में नहीं लग सकता, हम ये समझते हैं। और अगर ये हुआ तो फिर कोर्ट में लोग जाएंगे, और चूँकि बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है तो कोर्ट में जाना भी चाहिए। जज़ाकल्लाह। शॉप के चक्कर में कमर्शियल की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ये इसीलिए मैंने कहा वो तो इंडस्ट्रियल से कमर्शियल में गया, कमर्शियल के बाद उसने मॉल बनाया, और कमर्शियल के बाद वो फ्लैट बनाए। तो फ्लैट की ज़मीन कमर्शियल ट्रीट होती है। आप अपनी ज़मीन पे फ्लैट बनाने वाले बेच नहीं सकते, बना के बेच नहीं सकते, उसको कमर्शियल करानी पड़ेगी, और कमर्शियल के रेट्स हाई। इसको ये अंडरस्टैंड तो नहीं बहुत समझ रहे हैं कि जैसे कोई डेवलपर ने अपार्टमेंट बनाए ना, तो अपार्टमेंट जब बनाएगा तो उसको फर्स्ट टाइम वो जो है सेल्स पर उसको 5% देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो रेसिडेंशियल अलॉटी है वो भी जब आगे सेल करेगा लीज प्रॉपर्टी तो उसको फर्स्ट टाइम वो 5% देना पड़ेगा। असल में सवाल ये पैदा होता है कि बायर का मसला है कि सेलर का मसला है, कि हम 236K और 236C में तो स्पेसिफाई करते हैं कि बायर देगा कि किसकी जेब से जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी नुक्ते को FED में लेता हूँ। FED में वन कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिकॉज FED इज़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज़ रिकवरेबल फ्रॉम द बायर। तो अगर आप डेवलपर हैं और मैं फ्लैट ख़रीद रहा हूँ आपसे, तो मसला आपका नहीं है, मसला मेरा है, लेकिन चार्ज आपने करना है, इनवॉइसिंग आपने करनी है, रिकॉर्ड पे आपने आना है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएंगे, आप मुझे इनवॉइस इशू करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, तो मैं आपको पे करूँगा, भुगतना मैंने है। आज के वर्कशॉप के ऊपर सेल्स टैक्स लेवी हुआ, सेल्स टैक्स आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, जेब के आपसे जाएगा, रिकॉर्ड मैं करूँगा, इनवॉइस मेरा रिकॉर्ड है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में ये बेसिक डिफरेंस है। तो यही चीज़ कारामद होगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की प्रॉपर्टी के ऊपर, कि वन टाइम टैक्स है, एक पार्टी देगी, जेब से जाएगा बायर के, इनवॉइसिंग करेगा सेलर, तो पकड़ने रिकॉर्ड पे दोनों आएंगे गवर्नमेंट के इफेक्टिवली, ये जहन में रखना हो, ठीक। और FED की भी इनवॉइसिंग